गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए जो PAT है अपने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, तो जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो आज कर दें क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे ब्रजेश है, राजवीर है, राकेश गोदारा है, ठीक है, कोमल कुमारी है। अपने कल पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें अपने पढ़े थे पहले कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें अपने मुख्य बताए थे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। इसके अलावा भी अपने पढ़े थे जैसे अमीनोटेलिक पढ़ा था, TMAO, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड वाला पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने हिप्यूरिक अम्ल पढ़ा था, क्रेटिनिन था। ठीक है ना। इनमें दो और गए थे, जैसे एक होता है एलेटोनिन, ठीक है, इसको भी उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? स्तनधारियों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि भाई एलेटोनिन का निर्माण कैसे होता है। तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन, तो इनसे निर्माण होता है किसका? एलेटोनिन का। ठीक है ना। और मूत्र द्वारा इसका क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है। एक जो कभी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, जैसे गुआनिन की अमोनियो किस में चेंज किया जाता है? गुआनिन में। ठीक है ना। और ये उत्सर्जित करती है कौन सी? मकड़ियां। फिर अपने पढ़ा था कि कौन कौन से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो जो अपने मेनली लिए थे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, तो उसमें अपने पहले यूं पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है इनके अपचयन से, यानी कि कैटाबॉलिज्म द्वारा, ठीक है, किसका निर्माण होता है? CO2 का। उसके बाद में अपने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है इनमें अपचयन के द्वारा निर्माण होता है किसका? अमोनिया का। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके जब पहले RPMT चलती थी, एक बार आया किसमें? MPPMT में आया हुआ है। ठीक है ना। फिर कि जो अमोनिया से निर्माण होता है किसका? यूरिया का, लेकिन होता कहां पर है? यकृत में। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। फिर अपने पढ़ा था कि भाई किस प्रकार अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो अपने यूं पढ़ा था कि दो अणु तो NH3 के, एक अणु CO2 का। ठीक है ना। ये निर्माण करते हैं आपके कार्बेमाइल फॉस्फेट का। और एंजाइम कौन सा था? कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, यानी कि NH3 और CO2 कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बेमाइल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और इसमें 2 ATP का उपयोग होता है, या आप यूं बोल सकते हैं कि 2 ATP खर्च होते हैं। फिर कार्बेमाइल जो फॉस्फेट है, ठीक है, वो चेंज होता है किसमें? सिट्रुलिन में। ठीक है ना। और वहां पर जो एंजाइम होता है वो होता है कार्बेमाइल फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम। तो जो कार्बेमाइल फॉस्फेट है
वो कार्बामेल फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज होता है, किसमें? सिट्रुलिन में। फिर जो सिट्रुलिन एस्पार्टिक एसिड के साथ मिलकर के आपके इसमें आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनोसक्सिनिल एसिड का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर फिर कितने एटीपी का उपयोग होता है? एक एटीपी का। फिर जो आर्जिनोसक्सिनिल एसिड है, ठीक है ना, वो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक, एक तो बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल और एक बनाता है कौन सा? आर्जिनिन। फिर आर्जिनिन का जल की उपस्थिति में विघटन होता है, और इसका विघटन हो गया एक तो किसमें? यूरिया में, और एक हो गया किसमें? ऑर्निथीन में। यहां पर एंजाइम पढ़ा था अपने कौन सा? आर्जिनेज एंजाइम। यहां पर जो ऑर्निथीन है ये तो वापस साइकिल को पुनः चालू करेगा, ठीक है ना, और जो यूरिया है किसमें फॉर्मेशन हो गया? यकृत में। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना, इसको पहुंचाएगा कहां पर? किडनी में, जहां पर इसका क्या कर दिया जाएगा? उत्सर्जन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपने इसमें क्वेश्चन की बात की थी कि भाई कौन किस में चेंज हो रहा है और किस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है। फिर पढ़ा था कि NH3 के दो अणु, CO2 का एक अणु, और कितने एटीपी का उपयोग होता है, कितने एटीपी खर्च होते हैं? तो दो यहां पर हो गए और एक यहां पर हो गया, तो कुल एटीपी कितने खर्च हो गए? 3 एटीपी। इस ऑर्निथिन साइकिल का एक नाम और बताया अपने, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चक्र के बारे में बताया था। फिर अपने बात की थी कि जैसे मनुष्य में या स्तनधारियों में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है कौन सा? किडनी, वृक्क हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं अपने पढ़े थे कि अन्य प्राणियों में भी कुछ अलग से उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे अपने पढ़ा था पहला कि भाई शरीर की सतह या क्लोम के द्वारा, ज्वाला कोशिका, सिका कोशिका या फ्लेम कोशिका के द्वारा, रेनिटी कोशिका के द्वारा, नेफ्रिडिया के द्वारा, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा, केबर के अंग द्वारा, भोजनाश के अंग द्वारा, न्यूरल ग्लैंड द्वारा, प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा, ठीक है ना। और फिर एंड में पढ़ा था जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, ठीक है। अब अपन आगे जो अपना उत्सर्जन तंत्र है उसमें अपने को स्ट्रक्चर पढ़नी की वृक्क की, किडनी की। तो यदि अपन उत्सर्जन तंत्र का पढ़े, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो एक जोड़ी, वन पेयर, तो क्या हो गई? किडनी। नंबर 2, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, यूरेटर। फिर हो गया कौन सा? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और फिर हो गया क्या? मूत्र मार्ग, यानी कि अपने बोल दिया कौन सा? यूरिथ्रा। तो अपन पहले बात करते हैं कहां की? किडनी की। तो अपन बात करें स्तनधारियों में, मनुष्य में, तो नंबरिंग आ गई अपने कितनी? एक जोड़ी। अब ये कहां स्थित होते हैं? कि एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा की जो आंतरिक पृष्ठ सतह है, आंतरिक पृष्ठ सतह पर ये अपने अंतिम वक्षीय कशेरुकी तथा
तीसरी कटी कशेरुकी के पास में स्थित होते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम आएगा आपके कशेरुकी, यानी कि जो अपन वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें अपन यूं फॉर्मूला लिखते हैं C7 T12 L5 S5 CO4। तो ये हो गई वक्सीय कशेरुक यानी थोरेसिक वर्टिब्री। ये होगी लंबर यानी कौन सी होगी, कटी कशेरुकी। ठीक है ना, तो इसकी अंतिम कौन सी, 12वीं, और लंबर की कौन सी, तीसरी, जहां पर क्या स्थित रहेंगे, वृक्क स्थित रहेंगे। अब जो ये पृष्ठ सतह पर जो ये वृक्क जुड़े हुए हैं और इन वृक्क की जो वृक्कों का जो आधार है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो पाया जाता है पेरिटोनियम का, केवल आधार सतह पर। इसलिए इन वृक्क को एक नाम और दिया जाता है, इनको बोलते हैं रिट्रो पेरिटोनियल वृक्क भी बोला जाता है। किसके कारण, आधार सतह पर किसका आवरण हो गया, पेरिटोनियम का, तो इसलिए एक नाम और दे दिया, रिट्रो पेरिटोनियम वृक्क दे दिया। जो वृक्क के आकार आकृति जो होती है वो स्थिर होती है, यानी कि इसके कंपैरिजन किया गया है सेम के बीज की आकृति की। अब यदि अपन किडनी की लंबाई की बात करें तो ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर। मोटाई की बात करें 2 से 3 सेंटीमीटर। जो वजन या वेट होता है वो होता है एडल्ट में 120 से 170 ग्राम तक। कलर होता है इनका गहरा, या बोल सकते हो लाल गुलाबी। तो ये बात हुई थी किसकी, वृक्क की। पहले बताया अपने पोजीशन कि भाई उदरग्वाम की आंतरिक जो पृष्ठ सतह है, ठीक है ना, उस पर स्थित रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे। और किनके पास में, अंतिम वक्सीय कशेरुकी यानी T12 और तीसरी कटी कशेरुक तक। फिर ये आ गई लंबाई, आ गई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट हो गया 120 से 170 ग्राम अपने एडल्ट में। अब यदि अपन एक डायग्राम से देखें इनको पूरा के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो अपने एक इस तरह का डायग्राम बना लिया। ये होगी राइट किडनी, थोड़ी सी नीचे होगी स्टोमक के कारण। ये होगी कौन सी, लेफ्ट। ये यहां पर हो गए यूरेटर। और ये हो गया अपने कौन सा, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी में एक हो गई रीनल वेन, एक हो गई अपने रीनल आर्टरी। रीनल वेन, वृक्क शिरा, रीनल आर्टरी, वृक्क धमनी। इसके ऊपर अपने को पता है एक ग्लैंड पाई जाती है, टोपिनुमा सस्ना, जिसको अपन बोलते कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना, ये हो ही गया अपने लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ये हो गया यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। और ये हो गया अपने यूरिनरी ब्लैडर।
और ये हो गया अपने कौन सा, यूरिथ्रा। तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसमें यूं वो ऑप्शन दे देगा कि भाई ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है। तो ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया। अब यदि अपन इसका एलएस लें, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट, तो देखिए किस तरह की अपने को स्ट्रक्चर मिलती है। तो एक अपन यहां रफली डायग्राम बना रहे हैं। ये हो गया जो वृक्क के बाहरी ओर आवरण है, जिसको वृक्क आवरण बोलते हैं, ठीक है ना, या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये हो गया कौन सा, रीनल कैप्सूल, या इसको बोलते हैं वृक्क आवरण। ये जो वृक्क आवरण है ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, यानी कि तंतु में संयोजी उत्तक का। कंप्लीट यहां पर। फिर किडनी में दो भाग होते हैं। जो बाहरी वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स, हिंदी में बात करें तो कौन सा, वलकुट। अंदर जो भीतरी भाग है इसको बोलते हैं मेडुला, या आपने क्या बोल दिया, मध्यांश बोल दिया, ठीक है ना। ये जो यहां पर एक गड्ढा नजर आ रहा है, ठीक है ना, या अपन यूं बोले कि भाई इस तरह की ये स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि अंदर की ओर धंसी हुई। तो इस सतह को जो है अपन लेंस की बात करें तो ये वाली, यानी कैसी सतह हो गई, अवतल सतह। ये सतह कैसी हो गई, उत्तल सतह। तो अवतल सतह की ओर एक गड्ढा होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइलम, या इसको बोला जाता है नाभि। इस हाइलम से रीनल आर्टरी प्रवेश कर रही है और रीनल न्यूरल यानी कि नर्व तंत्रिका प्रवेश कर रही है। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, रीनल आर्टरी, वृक्क धमनी। यह होगी कौन सी, तंत्रिका। इस हाइलम से जो बाहर निकल रही है वो हो जाएगी रीनल वेन, और एक यहां से निकलेगी आपके यूरेटर, मूत्र वाहिनी। तो भाई हाइलम के अंदर प्रवेश कौन कर रहा है, वृक्क धमनी और तंत्रिका। बाहर कौन निकल रही है, वृक्क सिरा, रीनल वेन और मूत्रवाहिनी, यूरेटर। अब जो कोर्टेक्स के नीचे जो ये मेडुला है, मध्यांश है, ठीक है ना, इसमें यूं इस तरह के शंकुआकार पिरामिड पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। कौन से भाग में, मेडुला भाग में। इन पिरामिड के बीच बीच में जो कॉर्टेक्स है ये यूं अंदर की ओर धंस जाता है। इनको बोलते हैं बर्टिनी के स्तंभ। ये वाला जो अंदर वाला कीप नुमा भाग है इस तरह का होगा यूं।
इसको बोलते हैं पेल्विस, जो आगे जाकर के और साकित हो जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। फिर ये मेजर कैलिक्स और आगे 3-4 शाखाओं में उपशाखित हो जाता है, ठीक है ना, तब इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। दोनों को मिलाकर के एक नाम दे दिया आपने, कौन सा, रीनल कैलिक्स। यानी कि जो ये कीपनुमा पार्ट है उसको बोला आपने कौन सा, पेल्विस। पेल्विस और साकित होगा तो उसको बोल दिया कौन सा, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आगे 3-4 और उपशाखाओं में विभाजित हो जाएगा, तब उसको बोल दिया कौन सा, माइनर कैलिक्स। दोनों के एक कॉमन नाम दे दिया कौन सा, रीनल कैलिक्स। अब यहां पर वापस आए अपन किसमें, पिरामिड में। तो जो पिरामिड की संख्या होती है ह्यूमन में, वो होती है 8 से 12 एक किडनी में। लेकिन अपने सिस्टम में कंपैरिजन किया जाता है किससे, खरगोश से, रैबिट से, खर्रा बोल दो, ससक बोल दो, ठीक है ना। उसमें जो मेडुलरी पिरामिड होगा उसकी संख्या केवल कितनी होगी, 1 होगी। तो एक कंपैरिजन कर लिया आपने कि भाई ह्यूमन में मेडुलरी पिरामिड की जो नंबरिंग होती है वो 8 से 12 यानी 8 से 12 तक, लेकिन खरगोश में कितनी, 1। उसी तरह ह्यूमन में जो पेल्विस है, ठीक है, वो मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में अपने डिवाइडेड हो रही है, लेकिन खरगोश में पेल्विस साकित नहीं होगी, ठीक है। फिर पिरामिड के बीच बीच में जो वलकुट धंसता है, ठीक है ना, उसको अपने एक नाम दे दिया कौन सा, बट्टिनी के स्तंभ दे दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं कि भाई के सबसे जो बाहरी आवरण है जिसको अपन बोलते कौन सा, रीनल कैप्सूल, वृक्क आवरण, जो किसका बना होता है, तंतु संयोजी उत्तक का। फिर इसके बाहर वाला जो पार्ट है जस्ट रीनल कैप्सूल के नीचे वाला, वो हो गया कौन सा, कॉर्टेक्स, ठीक है ना, जो बना होता है लचीले संयोजी उत्तक का। और जो मध्यांश भाग है जिसको अपन बोलते हैं मेडुला, ठीक है ना, वो भी बना होता है लचीले संयोजी उत्तक का, ठीक। अब ये होगी स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीट यहां पर। तो ये इसका कौन सा सेक्शन है, एलएस सेक्शन, एक किडनी का। अब यहां पर अपन वापस आए कि जो यहां यूरेटर है, ये देखो ये अपनी थोड़ा सा तिरछा बनाया है, ये तिरछे छिद्रों की सहायता से किसमें खुल रही है, मूत्राशय में खुल रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका रीजन क्या है कि ताकि वापस जो यूरिन या मूत्र है वो वापस किस में न जा पाए, मूत्र वाहिनी में। इसलिए जो इसके मूत्र वाहिनी है वो तिरछे छिद्र द्वारा किस में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। फिर यहां पर जो है कौन सा, अपने यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है किसकी, डिट्यूरस पेशी की। और जो इसकी इनर लेयर है ये बनी होती है आपके ट्रांजिशनल उपकला उत्तक की। और ट्रांजिशनल उपकला उत्तक आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा। इसका जो मेन इसकी जो विशेषता होती है किसकी, ट्रांजिशनल उपकला उत्तक की, यानी कि इसमें प्रसारित होने की यानी फैलने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहने का मतलब जैसे यहां पर यूरिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के कारण यह क्या होगा, फैलेगा। तो ये होगी कौन सी, जो इनर लायरिंग है वो ट्रांजिशनल उपकला उत्तक की बनी हुई है, और जो आउटर लायर है वो बनी हुई है किसकी, डिट्यूरस पेशी की, ठीक है। फिर इसमें 2 प्रकार की अपने अवरोधनी होती है,
जो यूरिन को रोके रखने का काम करती है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। ये हमेशा ही कौन सी अवस्था में रहती है? संकुचित अवस्था में। लेकिन मूत्रण की क्रिया के समय या मूत्र उत्सर्जन के समय ये हो जाती है शिथिल। फिर जो मूत्राशय की ओपनिंग है वो किसमें होगी? मूत्र मार्ग में होगी। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पड़ी है अपने किसकी? किडनी की। नंबरिंग याद रखनी है अपने को, मेडुलरी पिरामिडी 8 से 12 तक। लेकिन रेबिट में, खरगोश में कितनी? 1। पेल्विस क्या होगी इसमें? अपने डिवाइडेड होगी मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में। कॉमन नाम दे रीनल कैलिक्स में। लेकिन खरगोश में पेल्विस डिवाइडेड नहीं होगी। अब अपन आगे चलते हैं इसके बाद में। अगले अपन स्ट्रक्चर लेते हैं किसकी? नेफ्रॉन की, जिसको बोलते हैं वृक्क नलिका। यानी कि जो अभी अपन एलएस कार्ट बताया था, ये हो गया मेडुला और ये हो गया कौन सा? कॉर्टेक्स। इसमें इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर होगी, इस पूरी स्ट्रक्चर बोलते हैं क्या? नेफ्रॉन। जिनकी ह्यूमन की बात करें तो इनकी संख्या होती है 10 से 12 लाख। अभी यहां पर जो अपन पूरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें ये याद रखना है कि जो नेफ्रॉन का कौन सा भाग आपके कॉर्टेक्स में और कौन सा भाग मेडुला में। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीजें नेफ्रॉन के बारे में, कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो वृक्क या उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं, जो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब यदि अपन नेफ्रॉन का डायग्राम बनाए तो ये इस तरह का होगा। ये हो गया। यहां पर एक होगी धमनिका जो ब्लड को लाने का काम करती है, और यहां पर भी एक होगी धमनिका जो ब्लड को ले जाने का काम करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अभिवाही धमनिका। इसको बोलते हैं अपन अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का अपवाही धमनिका से व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है। डायग्राम में शो किया हुआ है जैसे। अब यहां से जो ब्लड आएगा तो यहां पर ब्लड का एक ग्रुप बनना जाएगा, केशिकाओं का ग्रुप, जिसको एक नाम दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो ये प्याले नुमा संरचना है, कप लाइक शेप,
इसको बोलते हैं अपन बोमन संपुट। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं मेल पिगी बॉडी। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएचयू में, आपके उड़ीसा जेईई में, ठीक है, एमपी पीएमटी में, कि ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को क्या बोला जाता है? मेल पिगी बॉडी। इसकी ओपनिंग होती है किसमें? गिरवा में। गिरवा के बाद में एक यूं कुंडलित स्ट्रक्चर आती है, हेलिक्स टाइप, और फिर बाद में इसका अंतिम सिरा सीधा हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में कौन सी? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और हिंदी में बोलते कौन सी? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको अपन नाम देते कौन सा? डीसीटी, डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि ये हो गई दूरस्थ कुंडलित नलिका, और एंड वाली ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट, जिसको बोलते कौन सी? संग्रह नलिका। अभी यहां पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है यू लाइक शेप, इसको बोलते हैं अपन हेनले लूप, जिसकी दो भुजाएं हो गई। इसको बोलते हैं अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म। इसको बोलते हैं आरोही भुजा, एसेंडिंग आर्म, ठीक है। अब ये अपने केवल ओपनिंग बतानी है कि भाई यहां पर अभिवाही धमनिका ब्लड के साथ अपशिष्ट पदार्थ को लाने काम कर रही है, और ये ब्लड को ले जाने काम कर रही है अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही की तुलना में ज्यादा होगा। जो कप लाइक सेक है उसको बोलते हैं अपन कौन सा? बोमेन संपुट, और इनके जो एक केशिकाओं का जाल बना है उसको अपन बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और जो बोमेन संपुट है, इन दोनों को एक नाम दिया है कौन सा? मेल पिगी बॉडी। अब बोमेन संपुट आगे एक छोटे से पार्ट में खुलता है जिसको अपन बोलते हैं गिरवा नेक। गिरवा खुलते हैं किसमें? पीसीटी में। पीसीटी का जो प्रारंभिक सिरा है वो बहुत ही ज्यादा कुंडलित होगा, और जो इसका अंतिम सिरा होगा वो एकदम सीधा होगा। अब पीसीटी का जो अंतिम सीधा सिरा है उसकी ओपनिंग किसमें हो रही है? हेनले लूप में। लेकिन हेनले लूप की कौन सी भुजा में? अवरोही भुजा में। उसी प्रकार हेनले लूप की जो आरोही भुजा है उसकी ओपनिंग हो रही है किसमें? डीसीटी में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। और डीसीटी की ओपनिंग हो रही है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, संग्रह नलिका में, ठीक है। अब अपने पढ़ा था कि भाई ये मैंने एक स्ट्रक्चर वापस ले लिया, कौन सा? एलएस काट, किडनी का। तो इसमें जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये तो गया भाई कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स भाग। तो उसमें इस नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग आएंगे, ठीक है ना? तो भाई एक तो आएगा इसमें अपनियों बोल सकते हो मेल पिगी बॉडी, एक आएगी कौन सी? पीसीटी, एक आएगी कौन सी? डीसीटी। जबकि जो मेडुला भाग है इसमें आएगा कौन सा? हेनले लूप, और क्या आएगी? कलेक्टिंग डक्ट। अगर अपन यूं एक वापस डायग्राम से शो करें तो जैसे ये बना ली अपने एलएस काट,
ये हो गया अपने कौन सा, कॉर्टेक्स, ये हो गया कौन सा, मेडुला। ठीक है, अब यहां पर बनाया अपने नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, तो भाई ये हो गया कौन सा, बोमेन संपुट, ये होगी गिरवा, ये हो गई पीसीटी। फिर आया हेनले लूप, ये हो गया हेनले लूप। फिर आई कौन सी, डीसीटी, ये होगी कौन सी, डीसीटी। और फिर आ गई कौन सी, संग्रह नलिका। तो भाई कोर्टेक्स भाग में कौन सा है, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस यानी मेल पी की बॉडी, और होगी कौन सी, पीसीटी, ये होगी कौन सी, डीसीटी। जबकि जो मेडुला पार्ट है उसमें होगी कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और कौन सा हो गया, हेनले लूप। दोनों ही भुजा हैं, अवरोही और आरोही भुजा। अब इस एक किडनी में जितने भी 10 से 12 लाख जो अपने नेफ्रॉन है, उन सभी की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो आपस में मिलकर के एक ही नलिका का या एक ट्यूब्यूल का निर्माण करती है, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन हो गए। इन सभी की जो कलेक्टिंग डक्ट है उसको नाम दिया जाता है बेलिनाई डक्ट। तो एक नाम और आ गया कौन सा, बेलिनाई डक्ट। यानी कि जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट है वो आपस में एक डक्ट का निर्माण करेगी, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा, बेलिनाई डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यदि अपन पैसेज ऑफ यूरिन देखें, ठीक है, यानी कि एक रास्ता देखे यूरिन का जाने का, तो पहले वाली चीजें अपने को याद होनी चाहिए कि भाई यहां पर नेफ्रॉन में फॉर्मेशन हो रहा है किसका, यूरिन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहां पर जो यूरिन है वो जो कॉर्टेक्स है, फिर किसमें, मेडुला में। लेकिन इससे पहले अपने यहां पर अलग अलग पार्ट पटे दिए भाई। इसको बताया था अपने हाइलम, ये वाला बताया था अपने कौन सा, पेल्विस। ठीक है, फिर ये बताया था अपने कौन सा, कैलिक्स, मेजर और माइनर कैलिक्स। फिर आए थे कौन से, वट्टिनी के स्तंभ। तो यहां पर जो पासेज होगा तो ये जाएगा पहले पेपिला के द्वारा किसमें, कलेक्टिंग डक्ट, पेल्विस, ठीक है, फिर जाएगा किसमें, कैलिक्स में, फिर जाएगा ये हाइलम से होते हुए किसमें, यूरेटर में जाएगा। आगे आएगा अपन जब मूत्रण की क्रिया पढ़ेंगे, एक शॉर्ट में बताया अभी। तो ये तो होगी केवल इसकी स्ट्रक्चर है अभी, ठीक है ना, कि भाई एक अभिवाही धमनिका है और एक अपवाही है। अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है कंपैरिजन किसके, अपवाही धमनिका के। एक प्याले नुमा कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं बोमेन संपुट में। इसमें जो ये केशिकाओं का जाल है, ठीक है ना, वो बनाता है कौन सा, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को बोला जाता है कौन सा, मेलपी की बॉडी। इसकी ओपनिंग होती है गिरवा में, गिरवा की ओपनिंग होती है पीसीटी में। पीसीटी का जो प्राइमरी पार्ट है वो बहुत ही कुंडलित होगा, अंतिम पार्ट थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। अंतिम पार्ट की जो पीसीटी की ओपनिंग होगी वो हेनले लूप में होगी, लेकिन हेनले लूप की कौन सी भुजा में होगी, अवरोही भुजा में। जो आरोही भुजा है उसकी ओपनिंग होगी किसमें, डीसीटी में। और डीसीटी की जो होगी वो किसमें होगी, कलेक्टिंग डक्ट में। और सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के किसका निर्माण करेगी, बेलिनाई डक्ट का। और बेलिनाई डक्ट की ओपनिंग हो जाएगी इसमें यूरेटर में, जो आगे आएगा अपने। अब इसमें एक चीज और कि जो यहां पर ये पीसीटी है, यहां पर डीसीटी है और यहां पर हेनले लूप है, यहां पर इनके समानांतर ये जो अपवाही धमनिका है, ठीक है ना, ये इस तरह का एक जाल बनाती है, बिल्कुल समानांतर इस तरह का, जिसको एक नाम दिया जाता है परिनलिका केशिका जाल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वासा रेक्टा।
कि जो डीसीटी, पीसीटी और हेनली लूप के समानांतर एक परिलेखा कोशिका जाल बनेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई नेफ्रॉन की। आगे इसी में आता है जिसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, कि भाई कौन से भाग में कौन सा टिश्यू से बना हुआ है। हिस्टोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो अपने को पढ़ना है इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। तो यहां पर अपने हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की होती की। तो यहां पर ये लिया अपने कौन सा, बोमन संपुट। बोमन संपुट बना हुआ है सरल, सल्की, उपकला, उत्तका। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं SSE, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा, बोमेन संपुट। अब इतने आ रहे हैं, बोमेन संपुट में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं पोडोसाइट। पुराने पेपर देखना, BHU का हो चाहे APMT का हो, नीट का हो, खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बोमेन संपुट में किस प्रकार की सेल पाई जाती है, तो उनको बोलते हैं क्या, पोडोसाइट। बोमेन संपुट कौन सा उत्तक, सरल, सल्की, उपकला, उत्तक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और इसमें जो सेल हो गई वो होगी कौन सी, पोडोसाइट हो गई। अब इसकी ओपनिंग होती है किसमें, ग्रीवा में। ये बनी होती है पक्साम्बी, उपकला, उत्तक की, यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। यानी जो एपिथेलियम टिश्यू है उस पर यूं सीलिया, जब हेड लाइक इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं तो उसको बोल दिया आपने कौन सा, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू बोल दिया। गिरवा की जो ओपनिंग होती है वो होती है किसमें, पीसीटी में। जो पीसीटी होती है वो बनी होती है सरल, घनाकार, उपकला, उत्तकी, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। यहां पर ध्यान रखना कि जो पीसीटी है कौन सा उत्तक पाया जाएगा, सरल, घनाकार, उपकला, उत्तक, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू।
इसका भी यदि अपन पूरा बताएं तो इसको यूं बोल सकते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कि यहां पर यूं घनाकार घन के आकृति की सेल पाई जाती है लेकिन इस पर सीलिया नहीं है, तो वो हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट है, तो फिर वो हो जाएगा कौन सा, सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। फिर दूसरी चीज, जो पीसीटी होती है उसमें पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई नाम आते हैं, चाहे डाइजी सिस्टम हो चाहे एक्सरे सिस्टम हो, ठीक है ना, सूक्ष्मांकुर, कि ये इसकी जो वॉल है इस पर इस तरह की यूं बहुत सारे माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको एक नाम दिया जाता है ब्रश बॉर्डर, जो अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। कौन, ब्रश बॉर्डर या अपन बोल सके माइक्रोविलाई, जो सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, पीसीटी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। फिर आती है अपने हेनले लूप। अब हेनले लूप में एक हो गई कौन सी, अवरोही भुजा, एक हो गई कौन सा, आरोही भुजा। जो हेनले लूप यू लाइक स्ट्रक्चर है तो इसकी मोटाई सभी जगह समान नहीं होती, कहीं पर यह मोटी होती है, कहीं पर थिन यानी पतली होती है। तो जो अवरोही भुजा और आरोही भुजा पतली वाली, ये बनी होती है सरल सल्की उपकुला उत्तकी, और इसमें सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कि भाई अवरोही भुजा और आरोही भुजा तो है, लेकिन जो पतला वाला भाग है वो बना होता है किसका, सरल सल्की उपकुला उत्तक का बना होता है, ठीक है। अब बात आ गई किसकी, मोटे भाग की। तो जो इनका आरोही भुजा और अवरोही भुजा का जो मोटा भाग है ये बना होता है सरल घनाकार उपकुला उत्तका, और इसमें जो माइक्रोविलाई होते हैं वो होते हैं अब्सेंट। क्या होते हैं, अब्सेंट। किसमें, मोटे भाग में, पतले भाग में है लेकिन बहुत ही कम मात्रा, सबसे ज्यादा कहां पर, पीसीटी। अब बच गई अपने कौन सी, डीसीटी। डीसीटी बनी होती है आपके, ये भी सरल घनाकार उपकुला उत्तकी, इसमें भी माइक्रोविलाई क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। अब अपने पास एक बची है कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट संग्रह नलिका, जो बनी होती है आपके सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की, या अपन पूरा लिख सकते हैं कि जो भाई कलेक्टिंग डक्ट है वो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। तो ये सारी होगी किसकी, नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी। एक बार देख लो फिर, जो बोमेने संपुट है वो बना हुआ है, उसमें जो टिश्यू है सरल सल्की उपकुला उत्तक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जो नेक गिरवा है उसमें सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो पीसीटी है उसमें सरल घनाकार उपकुला उत्तक, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें बहुत ही अधिक संख्या में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, जो अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके बाद में पीसीटी के बाद जो हेनले लूप, लेकिन जो हेनले लूप की आरोही भुजा और अवरोही भुजा का जो पतला भाग है, तीन पार्ट है, वो बना होता है सरल सल्की उपकुला उत्तक का, और जो इनका मोटा भाग है वो बना होता है किसका, सरल घनाकार उपकुला उत्तक का। इनमें माइक्रोविलाई बहुत ही अपने
पतले भाग में बहुत ही कम होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। डीसीटी बना होता है किसका, सरल घनाकार उपकुला उत्तक, इसमें भी माइक्रोविलाई क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। और जो एंड पार्ट है अपने कलेक्टिंग डक्ट, वो भी बना होगा किसका, अपने सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का। तो ये होगी पूरी की पूरी नेफ्रॉन की ओती की। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मूत्रण की क्रिया कि सबसे पहले अपने पढ़ा कि जो अवरोधनी होती है, वैसे आगे बढ़ेंगे में 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अवरोधनी होती है और एक आंतरिक अवरोधनी होती है, एक ऐच्छिक होती है और एक अनैच्छिक होती है। अभी अपन इतना पढ़ रहे हैं कि भाई जो ये नेफ्रॉन की कंप्लीट अपने स्ट्रक्चर बन गई, इसकी हिस्टोलॉजी हो गई, जो मूत्रण की क्रिया होगी, ठीक है ना, मूत्र उत्सर्जन की क्रिया, तो जैसे ही आपके भाई जो अवरोधनी होगी वो कैसी होती है, संकुचित। अब वो शीतल कब होगी, जैसे ही ब्लैडर में अपने मूत्र का क्वांटिटी बढ़ेगी, बढ़ने के कारण इसके द्वारा एक आवेग या संदेश जाएगा सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस प्रेरक आवेग भेजेगा किसको, ब्लैडर को, जिसके कारण जो ये इनकी स्पेक्ट्रिया अवरोधनी है वो क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी और मूत्र का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। उसी को क्रिया को बोलते हैं अपन कौन सा, मूत्रण का उत्सर्जन। और जो ये अपने रिफ्लेक्स बन रहा है यहां पर, उसको बोलते हैं मूत्रण प्रतिव्रत। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अपन कौन सी, मूत्रण की क्रिया विधि।